सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर क्लास। एंड आज की क्लास में हम आपका जो कल आपका पेपर है पॉलिटिकल साइंस का, उसके लिए आपको आंसर कैसे लिखना है वो मैं पूरा डिस्कस करने जा रहा हूँ। इसमें हर सेक्शन को कि आपको फर्स्ट सेक्शन जो है वो कैसे अटैम्प्ट करना है, सेकंड सेक्शन जो कैसे अटैम्प्ट करना है, 4 नंबर के क्वेश्चन कैसे अटैम्प्ट करने हैं, हर सेक्शन वाइज मैं आपको बताऊँगा। क्योंकि जैसा कि आपको पता होगा, जैसे आप लोगों में से कई लोग क्रिकेट देखते हो, तो क्रिकेट में क्या होता है, 3 तरह के फॉर्मेट होते हैं। टेस्ट होता है, वनडे होता है, एंड क्या होता है, T20 होता है। ठीक है, तो तीनों में खेलने का जो फॉर्मेट होता है ना, वो अलग अलग होता है। आपको टेस्ट में अपना जो एबिलिटी है, आप कितनी देर खेल सकते हो, ये दिखाना होता है। T20 में आपको सिर्फ रन बनाने होते हैं। ठीक है, वनडे में दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। तो आपको ना कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, हर सेक्शन को सॉल्व करने के लिए आपके पास अलग अलग स्ट्रेटेजी होती है। ठीक है, तो वही आज मैं हर सेक्शन का जो भी स्ट्रेटेजी होगा आपके साथ डिस्कस करूँगा। एंड में आज 2 बजे के करीब में एक वीडियो आने वाली है, जिसमें मैं इंपॉर्टेंट डेट्स जो है उसको रिवाइज़ कराऊंगा आपको, और साथ में उस डेट के अराउंड जितनी भी चीज़ें रिवॉल्व करती हैं वो सब मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो एक ही वीडियो में आपका जो पूरा कंप्लीट रिवीजन है वो हो जाएगा। और बाकी कल तो आपका एग्ज़ाम है, तो आप जो भी आप में से पहले आएगा वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे जाके मेरे को पेपर एक बार ज़रूर भेज देना देखने के लिए। ठीक है, और अगर हो सकेगा तो मैं उसका सोल्यूशन भी प्रोवाइड करा दूंगा। एंड सो सॉरी, मैं गेस्ट पेपर नंबर 5 नहीं ले पाया, क्योंकि कल मेरा भी थोड़ा सा क्लासेस थी, तो उस चक्कर में मिस हो गया। बट कोई बात नहीं, जो आज मैं वीडियो ले आऊँगा उससे सारी जो टॉपिक्स हैं आपके कवर हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, और पढ़ाई तो अच्छी चल रही होगी। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपना। देखो, जो सेक्शन 1 होता है वो आपका MCQ होता है। ठीक है, MCQ होता है। और अभी तक मैंने जो 4 गेस्ट पेपर कराए हैं प्लस एक सैम्पल पेपर कराया है, मतलब जो टोटल 5 पेपर मैंने कराए हैं, उसमें मैंने देखा है उसमें मैंने ये एक चीज़ नोटिस की है कि जो MCQ होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन जो होते हैं, मतलब अगर 12 MCQ आ रहे हैं तो 12 में से 2 जो होते हैं वो डेट पे क्वेश्चन होते हैं, मतलब डेट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, एंड जो सारे क्वेश्चन होते हैं और जो सारे क्वेश्चन होते हैं वो ऐसे क्वेश्चन होते हैं, अगर आप एक बार ध्यान से आपने पढ़ लिया, ठीक है, आपने अगर उनको ध्यान से पढ़ लिया तो आपको क्वेश्चन हो जाएंगे। मतलब अगर 12 नंबर का क्वेश्चन रहेगा आपका, ठीक है, तो क्या करना है आपको, कम से कम 15 मिनट देना है इस पर। ठीक है, आपके पास घड़ी होगी, स्मार्ट वॉच मत लेके जाना, जो वो टिक टिक वाली घड़ी होती है ना, सुई वाली, वो लेके जाना। ठीक है, तो 15 मिनट मैक्सिमम आपको देना है सेक्शन ए पे, इससे ज़्यादा मत देना। और क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन जब आप पढ़ोगे तो आपके हाथ में एक पेन होना चाहिए या एक पेंसिल होना चाहिए। पेंसिल होगा तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, जैसे आप क्वेश्चन पढ़ोगे ना, तो जहाँ पे ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द आउटकम ऑफ शॉक थेरेपी। ठीक है, तो जो जहाँ पे ऐसे वर्ड दिखे ना, नॉट द आउटकम, वहाँ पे आपको हाईलाइट कर लेना है। ठीक है, वहाँ पे आपको अंडरलाइन कर लेना है, ताकि आप जब क्वेश्चन को आगे पढ़ो तो आपके माइंड में रहे, और ये जो वर्ड है नॉट ये हाईलाइटेड रहे। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस आप ऐसे ही ओवर कॉन्फिडेंस में गलत कर देते हो, तो इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ कि आपके पास एक पेन जरूर होना चाहिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो सेक्शन ए के जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ईजी होते हैं, अगर आपने ध्यान से पढ़ा है। 1-2 क्वेश्चन, मतलब अगर मैं 12 बताऊँ, 12 में से आपके 10 क्वेश्चन तो बहुत ईजी होंगे। 10 क्वेश्चन अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो बहुत ईजिली टैकल कर लोगे आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी के 2 क्वेश्चन होंगे, उसमें थोड़ा सा आपको एफर्ट हाथ पैर मारना पड़ सकता है। ठीक है, अगर मैं 2 मार्क वाले क्वेश्चन की बात करूं, तो ये देखो, ये सबसे जो आपका जो पूरा पेपर आता है ना, सबसे जो ट्रिकी पार्ट होता है, जो सबसे ट्रिकी और जो सबसे दिमाग वाला काम होता है ना, वो होता है 2 मार्क्स का क्वेश्चन। ठीक है, देखो, इसमें एक तो आपके पास लिमिट होती है कि आपको 2 से 3 पॉइंट में ख़त्म करना है, और ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं ना वो आपको आसानी से समझ में नहीं आते। अभी मैंने जो 4 गेस्ट पेपर कराए हैं उसमें आप जाके देखना, जो 4 नंबर के क्वेश्चन और जो 6 नंबर के क्वेश्चन है, उनके कंपैरिजन में 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हार्ड है। क्यों? क्योंकि 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन एक तो बहुत ट्रिकी होते हैं, और दूसरे इनको लिखने में बड़ी दिक्कत आती है कि भाई 2 नंबर के क्वेश्चन में क्या लिखूँ। ठीक है, वर्ड ही नहीं है इतने। ठीक है, तो एक बात, जो 2 नंबर वाले क्वेश्चन होंगे उसमें आपको पॉइंट टू पॉइंट बात करनी है, कम से कम 30 से 40 वर्ड। ठीक है, 30 से 40 वर्ड आपको लिखना है। मतलब अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो पहले एक लाइन में इंट्रो दे देना उस क्वेश्चन के बारे में, और 2 पॉइंट उससे रिलेटेड लिख देना। ठीक है, इससे ज़्यादा इस मार्क्स के क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इस पर आपने अगर 2 पॉइंट भी सही लिख दिया ना, अगर उसको जो कीवर्ड्स हैं उसको हाईलाइट कर दिया आपने, तो 2 नंबर आपको इजीली जो एग्जामिनर है वो दे देगा। और एक इंपॉर्टेंट बात, जैसे आपने कोई 2 पॉइंट लिखे, ठीक है, 2 पॉइंट लिखे, ठीक है, आपने कोई भी 2 पॉइंट लिखा,
तो आपको उसमें जो कीवर्ड्स होंगे जैसे उसको हाईलाइट करना है। जैसे आप अगर कोई लिख रहे हो 1989 के बाद से जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुआ था, तो उसमें आप लिख रहे हो बाबरी मस्जिद डिमोलिशन, ठीक है, रथ यात्रा, तो ऐसे जो वर्ड्स होते हैं ना उनको हाईलाइट करना आप, ठीक है, उनको नीचे एंड में जाके अंडरलाइन जरूर करना। क्यों? क्योंकि ऐसे कीवर्ड्स पे एग्जामिनर जो होता है वो नज़र दौड़ाने की कोशिश करता है, वही ढूंढने की कोशिश करता है वो। तो आप पहले ही हाईलाइट कर लोगे उसको, तो एग्जामिनर की नज़र डायरेक्ट वहीं पे चली जाएगी, एंड बाकी अगर आपने कोई गलती करी होगी तो उसको वो ध्यान नहीं देगा, क्योंकि वो जो ढूंढ रहा था वो उसको मिल चुका होगा, ठीक है। तो 2 नंबर वाले क्वेश्चन एक लाइन में आपको इंट्रो देना है एंड दो पॉइंट उससे रिलेटेड आपको लिख देने हैं, ठीक है। बाकी इसको और अच्छे से देखना है तो मैंने जो गेस्ट पेपर नंबर 1, 2, 3, 4 कराए हैं उसमें आप देख सकते हो, ठीक है। समझ में आ गई बात? चलो आगे चलते हैं। 4 मार्कर्स वाले क्वेश्चन, ये देखो, ये और जो 4 मार्कर वाले क्वेश्चन होते हैं और जो 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन होते हैं, इनका जो फॉर्मेट होता है लिखने का ये सेम होता है, सिमिलर होता है, बट आपको सिर्फ एक जगह पे चेंज करना होता है, वर्ड्स लिमिट में। जैसे 4 मार्क वाले क्वेश्चन होंगे तो इनको कम से कम आपने एक पेज में ख़त्म कर देना है, ठीक है, एक पेज में ख़त्म कर देना है। जो 6 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं उनको आपको कम से कम 1.5 से 2 पेज में ले जाना है, ठीक है। अब पेज की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आपको लाइन भी छोड़नी होती है बीच में। जैसे 4 मार्क का कोई क्वेश्चन आया तो अब देखो, डायरेक्ट 2 नंबर का क्वेश्चन नहीं है कि आपने एक लाइन में इंट्रो दिया, 2 लाइन पॉइंट लिख के खत्म। आपको 4 नंबर चाहिए एक क्वेश्चन के लिए, राइट। तो 4 नंबर के लिए क्या करना होता है, पहले आपको उस क्वेश्चन से रिलेटेड इंट्रो लिखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे क्वेश्चन क्या बोल दिया गया, क्वेश्चन क्या बोला गया, मैं कोई एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे आपको रीजन बिहाइंड बताने थे, रीजन बिहाइंड द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर, ठीक है। तो पहले आपको यूएसएसआर के बारे में थोड़ा सा बताना होगा 2 लाइन में, ठीक है। यूएसएसआर क्या था, उस टाइम पे एक सुपर पावर हुआ करता था, उसमें वो एक सोशलिस्ट कंट्री था, एक मतलब वहाँ पे जो गवर्नमेंट थी वो सारी की इंडस्ट्रीज़ को कंट्रोल करती थी, ठीक है। एंड देन क्या होगा आपका, इसी में क्या करोगे आप, इसी में आके रीजन बिहाइंड द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर में इसी में फ्लो चार्ट बनाओगे आप, ठीक है। जैसे आपने फ्लो चार्ट बना दिया ऐसे, इसी में क्या, पॉलिटिकल रीजन, POLITICL, पॉलिटिकल रीजन, ठीक है, पॉलिटिकल रीजन, और इकोनॉमिकल रीजन, ठीक है, और नेशनलिस्ट डिजायर, ठीक है। इसी में आप अगर और अफगान इन्वेजन भी लिख सकते हो, अफगान इन्वेजन भी लिख सकते हो। इसी में आप सिंपल सा क्या कर सकते हो, इसी में आप अरे क्या बोलते हैं वो, मिखाइल गोर्बाचेव का रिफॉर्म्स, ठीक है। ऐसे करके इंट्रो में ही आपको एक फ्लो चार्ट बना लेना है, ठीक है। और फिर बॉडी में क्या करोगे, आप इसी एक एक पॉइंट को लेके उसको एक्सप्लेन करोगे, ठीक है। यही सेम फॉर्मेट 6 मार्कर वाले क्वेश्चन में भी लागू होगा, सिर्फ वहाँ पे आपको वर्ड्स थोड़े से ज़्यादा लिखने पड़ेंगे, ठीक है। इसी को आपने पॉलिटिकल रीजन को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया 2 से 3 लाइन में, फिर इकोनॉमिकल रीजन को एक्सप्लेन किया, क्योंकि इकोनॉमिकल रीजन में क्या लिख सकते हो आप, जैसे वहाँ की जो गवर्नमेंट थी वो यूएस से कॉम्पिटिट करने के लिए बहुत ज़्यादा खर्च करती थी मिलिट्री में, ठीक है, बहुत ज़्यादा मिलिट्री में खर्च करने लगी थी, जिसकी वजह से उसके जो सोसाइटी के जो बेसिक नीड्स थे वो नहीं पूरे हो पा रहे थे, ठीक है। पॉलिटिकल रीजन में आप क्या लिख सकते थे कि वहाँ की जो ट्रांसपेरेंसी नहीं थी बिल्कुल, वहाँ के जो ब्यूरोक्रेट्स थे वो बहुत करप्ट हो चुके थे, ठीक है, ये सब लिख सकते हो, ठीक है। नेशनल डिजायर में आप लिख सकते हो कि जैसे बेलारूस था, यूक्रेन था, इसमें नेशनल डिजायर आया जिन्होंने सबसे पहले ट्रिगर किया यूएसएसआर को, डिसइंटीग्रेशन को, ठीक है। अफगान वार में आप लिख सकते थे कि जैसे अफगानिस्तान जो जब इन्वेड किया था 1979 में रशिया ने, तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन आ गया था, इकोनॉमिक बर्डन आ गया था, जिसकी वजह से धीरे धीरे उसकी जो इकोनॉमी है डाउन होती चली गई। गोर्बाचेव रिफॉर्म्स आप लिख सकते हो कि गोर्बाचेव रिफॉर्म्स की वजह से कि वहाँ पे जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उसी में दरार आने लगी थी, ठीक है। तो ऐसे करके ये 4-5 पॉइंट आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने होते हैं, एंड फिर देन एंड का जो पॉइंट आता है एक लाइन छोड़ के आपको लिखना होता है कंक्लूजन, ठीक है। ये जो मैं एक फॉर्मेट बता रहा हूँ ना, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है आंसर लिखने का। आप आज लिखो चाहे यूपीएससी के लिए एग्जामिनेशन में लिखो, आपको यही फॉर्मेट फॉलो करना होता है, ठीक है। कंक्लूजन में क्या लिख सकते हो आपने, इन कंक्लूजन there are many reasons behind the disintegration of USSR, like political reason, economical reason। इसी को थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में 2 से 3 लाइन में लिख के खत्म कर सकते हो, ठीक है। सिंपल सा 4 नंबर का क्वेश्चन इसको ऐसे अटेम्प्ट करना होता है, ठीक है। एंड अगर मैं 6 नंबर के क्वेश्चन की यहीं पे बात कर लूँ, ठीक है, 6 नंबर के क्वेश्चन की यहीं पे बात कर लूँ, ठीक है, तो उसमें भी सेम पैटर्न ही फॉलो होता है, जो सेम है, सेम पैटर्न है पूरा। 1 मिनट, ये जो पूरा सेम पैटर्न है, ये सेम पैटर्न होता है,
सेम पैटर्न फॉलो होता है इसमें, ठीक है। बट क्या होता है इसमें, जैसे देखो 6 नंबर का क्वेश्चन है, तो 6 नंबर के क्वेश्चन में आपको मिनिमम 250 वर्ड लिखने होते हैं, ठीक है, 250 वर्ड्स, ठीक है। तो उसमें जितना आपने वर्ड लिखा, सेम जो फॉर्मेट होगा वही सेम होगा। आपने इंट्रो में उसको इंट्रोड्यूस किया, फिर फ्लो चार्ट बना दिए थोड़े से, उसके बाद उसको फ्लो चार्ट को लेके एक एक पॉइंट को लेके बॉडी में वो कर दिया, क्या बोलते हैं उसको, एक्सप्लेन कर दिया, एंड में कंक्लूजन लिख दिया। तो सिमिलर जो फॉर्मेट होता है वो भी 6 मार्क का क्वेश्चन में आता है। बट डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस यहाँ पे होता है कि जिसमें आपने जो पॉलिटिकल इसमें जो रीज़न बताए थे उसमें आपने 4 मार्क्स में 2 लाइन लिखे, इसमें 3 लाइन लिखना पड़ेगा, सिर्फ इतना ही होता है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा इलेबोरेट करके आपको आंसर लिखना होता है, ठीक है। और अगर मैं बताऊं मैप बेस्ड क्वेश्चंस, तो मैप बेस्ड क्वेश्चंस की कोई भी दिक्कत नहीं है। मैप बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं उनकी मैंने एक वीडियो बना दी है, ठीक है, एक वीडियो बना दी है जिसमें मैंने मैप के 20 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, 20 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। और मैं बता सकता हूँ कि हर सेट में मिनिमम 2 क्वेश्चन हमारे इस क्वेश्चन से दिखेंगे, ठीक है। तो आप जाके वो देख लो। अभी वीडियो के एंड होते ही, जब ये वीडियो एंड होगी तो यहाँ पे एक प्लेलिस्ट आएगी, उसी में आप देख लेना, ठीक है। उसी में आप जाओगे तो उसी में आपको चारों गेस्ट पेपर मिल जाएंगे, एंड हमारा जो मैप का क्वेश्चन है ये भी मिल जाएगा, ठीक है। सोर्स बेस्ड क्वेश्चन जो आते हैं वो 4 नंबर के होते हैं, और जो कार्टून बेस्ड होते हैं, ठीक है, कार्टून बेस्ड होते हैं, ठीक है। तो देखो अब कार्टून बेस्ड के लिए मैं क्या बताऊं, एनसीईआरटी में बहुत सारे कार्टून्स हैं, तो उसमें से आप सारे एक बार देख लेना, या फिर यूट्यूब पे कोई भी वीडियो देख लेना कार्टून बेस्ड क्वेश्चंस की, आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा, ठीक है। एंड मैंने 4 कार्टून के क्वेश्चन तो कराई दिए हैं आपके पेपर में, ठीक है, गेस्ट पेपर में, तो वो उसकी दिक्कत नहीं है। और जो सोर्स बेस्ड वाले क्वेश्चन होते हैं, जैसे एक पैसेज आ जाएगा, उसके बाद क्वेश्चन 4 पूछेंगे उससे, तो इसमें आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो पैसेज आता है वो बस नाम का पैसेज होता है, उसमें आंसर नहीं होता, ठीक है। तो पैसेज पढ़ने में आप अपना टाइम मत वेस्ट करना, डायरेक्ट क्वेश्चन पर अटैम्प्ट करना। अगर क्वेश्चन नहीं होगा तब पैसेज पे जाना, अदरवाइज उसमें कोई मिलता नहीं है। मुझे जहाँ तक पता है कि कभी मैंने 4 पेपर कराए, मेरे को चारों पेपर में कहीं भी आंसर नहीं मिले जो क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। तो बाकी और क्या मैं बताऊँ इसमें, और सब 4 नंबर वाले क्वेश्चन मैंने कर लिए, 2 1 और मैप बेस्ड भी हो गया, सोर्स बेस्ड भी हो गया। तो ठीक है, फिर ये जो मैंने फॉर्मेट बताया है ये वाला, ठीक है, ये जो मैंने फॉर्मेट बताया है, इसी को फॉर्मेट को आपको फॉलो करना है, ठीक है। आंसर लिखना तो इसी फॉर्मेट को फॉलो करना, जो फॉर्मेट है इसी को फॉलो करना। नहीं तो देखो आंसर आप लिखोगे, जैसे 4 नंबर का क्वेश्चन आया, आपने डायरेक्ट 6 पॉइंट लिख दिए, तब भी आपको आंसर मिलेगा, बट आपका जो ओवरऑल प्रेजेंटेशन है ना वो ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैं बोलूँगा ये यूज़ करना, एंड साथ में स्केल का यूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्केल का यूज़ करना, आपने कोई क्वेश्चन लिखा, ठीक है, उसके बाद एक अंडरलाइन कर दिया ताकि आपको एग्जामिनर को पता चल जाए कि यहाँ पे आंसर खत्म हो गया, ठीक है। एंड फिर आपने एक क्वेश्चन लिखा, उसके बाद अंडरलाइन कर दिया, ठीक है। तो स्केल का यूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो कीवर्ड्स हैं उनको हाईलाइट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पेंसिल से या पेन से आप किसी भी चीज़ से हाईलाइट कर सकते हो, और नीट एंड क्लीन लिखने की कोशिश करना। अगर कहीं पर आपकी गलत हो गया तो ऐसे एक लाइन कट करना, ऐसे मत करना, ठीक है। तो एक लाइन में कट करना, आपको एक लाइन, एक सिंपल से एक ऐसे इंट्रोडक्शन, मान लो आपने स्पेलिंग गलत लिख दी तो ऐसे करके एक लाइन मार देना है, ऐसे 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 को रंगाई पोताई नहीं करनी उसकी, ठीक है। तो बाकी सब तो कवर हो गया है, एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम। 2 बजे एक और वीडियो आने वाली है जिसमें मैं डेट के साथ उससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक है सब डिस्कस कर लूँगा, तो उसके लिए रेडी रहना। एंड थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन। और प्लीज़ देखो थोड़े से सब्सक्राइबर बचे हुए हैं 300 कंप्लीट होने में, ठीक है। तो 300 आप इस साल कुछ भी करके करा दो यार प्लीज़। आप जितने भी लोग वीडियो देख रहे हो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, ताकि आसानी से हम लोग 300 पे पहुंच जाएं, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। कल मैं थक हार के आ गया था, बहुत थका था, बट फिर भी मैंने ये पीपीटी बनाई है, और एक और पीपीटी बनाई है मैंने जिसमें मैं इंपॉर्टेंट डेट लिखा हूँ। तो वो सब चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ, तो उसके लिए प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं कुछ और नहीं मांग रहा आपसे, ठीक है। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, गॉड ब्लेस यू ऑल, एंड जय हिंद।